So all good dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is substrate level phosphorylation. अब ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की जब हम बात करते हैं ना, अब ये क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट क्या हो सकते हैं कि एटीपी प्रोडक्शन के लेवल की बात कर रहा है। अब इसको देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह। सेल जनरेट एटीपी बाय फॉस्फोराइलेशन, मीन फास्फेट को ऐड करके क्या करता है, एटीपी जनरेट करता है। एडिंग अ फास्फेट टू एडीपी, एक फास्फेट ग्रुप अटैच करता है किसके साथ, एडीपी के साथ। ओके, a cell has two ways to do this, दो तरीकों से करता है। वन इज द केमी ऑस्मोटिक फास्फोराइलेशन, जो केमी ऑस्मोसिस हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और दूसरा है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अच्छा, केमी ऑस्मोसिस हम डिस्कस कर चुके हैं कि केमी ऑस्मोसिस कैसे होती है। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो हमने देखना है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन इज मच सिंपलर देन केमी ऑस्मोसिस। केमी ऑस्मोसिस से बहुत सिंपल है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी मेम्ब्रेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व नहीं होती। इन दिस प्रोसेस एन एंजाइम ट्रांसफर फास्फेट ग्रुप फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू एडीपी। मीन जो फास्फेट लगाना है ना एटीपी के साथ, वो पहले किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट है, वो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, वहां से हटा के किसके साथ लगा देना है, एडीपी के साथ लगा देना है। द प्रोडक्ट आर न्यू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म एटीपी। जाहिर बात है, जिससे अपना आपने फास्फेट हटाया वो भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाता है, और साथ आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस एन एंजाइम ट्रांसफर्स फास्फेट ग्रुप फ्रॉम फास्फेनोल पायरुवेट ओके टू एडीपी। यहाँ पे देखें, ये फास्फेनोल पायरुवेट है, जिसे फास्फेनोल पायरुविक एसिड भी कहते हैं, दोनों नाम तो आप ले सकते हैं। यहाँ से ये फास्फेट ग्रुप हटाया गया। यहाँ पे देखें, ये फास्फेट ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा है कि यहाँ से हटा के एडीपी के साथ लगाया गया, तो क्या बन गया, पायरुविक एसिड प्लस क्या बन गया, एटीपी बन गया। एज अ रिजल्ट एडीपी बिकम्स एटीपी, वो क्या बन जाएगा, एटीपी। द पेप इज चेंज इनटू पायरुविक एसिड, वो किसमें चेंज होता है, पायरुविक एसिड में हो जाता है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन काउंट्स फॉर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ एटीपी देन अ सेल जनरेट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे आपको ओवरऑल बताएगा कि कितने एटीपी के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। क्लियर। अब इसको देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह। मैं आपको वैसे बोल दूं क्या हो सकते हैं, 36 एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर। जो आपका यूकैरियोटिक सेल है उसमें 36 प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें 38 प्रोड्यूस होते हैं। अब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं इनको देखते हैं। अब हम पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूं, फिर इसको रीड कर देता हूं। अब इसको समझिए जरा। सबसे पहला प्रोसेस हुआ किसका, ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस में यहां पे देखें 2 एटीपी प्रोड्यूस हो गया। क्लियर। ओके, यहां पे 2 एटीपी आ गए। दूसरा यहां पे आ गए 2 NADH, 2 NADH से 4 एटीपी आ गए। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट या ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। उससे भी 2 NADH बनते हैं। अब इन 2 NADH से 6 एटीपी बन गए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल होता है। क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। जब क्रेब्स साइकिल होगा 2 एटीपी बने, 6 NADH बन गए। अब जब हम डिस्क्रिप्शन पीछे रीड कर रहे थे ना, मैंने बोला था एक NADH का मॉलिक्यूल क्या बनाता है, 3 एटीपी बनाता है। 6 × 3 = 18। ओके, 18 आ गए, और यहाँ पे 2 FADH आ गए। अब आपको मैंने ये बताया एक FADH2 का मॉलिक्यूल 2 एटीपी बनाता है। अब 2 को 2 × 2 = 4। नो, लेट्स सी। अब कैलकुलेट करते हैं टोटल। 2 और 4 6, 6 और 6 कितना हो गया, 12, 12 और 2 क्या हो गया, 18, 18 और 18, 18 और 18 नहीं, मैं दोबारा बोलता हूं। यहां पे 18 + 4 आपका कितना आ जाएगा, 22, 22 और क्या उसे कहते हैं 2, 24, 24 और 6 30, और 30 और 4 34, एंड दिस 2 36। एग्जैक्ट मैंने आपको पहले बोला था कितने हो जाएंगे, 36 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। क्लियर। दोबारा बोलता हूँ, 18 + 4 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। 22 + 4 2 हो जाएंगे,
80 प्लस 4 22, 22 प्लस 2 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 4 34, 34 प्लस 2 36। तो यही, तो यहाँ पे मेरा एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आपसे गौर करें। यहाँ पे दो NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे 6 ATP लिखा हुआ है। जाहिर बात है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बना। यहाँ पे 6 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आगे कितना लिखे हुए ATP? 18 ATP लिखे हुए हैं। इसका मतलब 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसलिए 18 लिखे गए हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, यार ऊपर देखो जरा, यहाँ पे ये 2 NADH है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो यहाँ पे 6 ATP लिखे जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट 4 ATP लिखे हुए। क्यों? इसका आंसर करने की ट्राई करना कमेंट सेक्शन में, और जो आंसर करेगा उसको 500 इनाम होगा। ओपन चैलेंज है आपको। आपने क्या फिर कहते हैं, गूगल से या चैट जीपीटी से नहीं पूछना। स्टूडेंट खुद सोचो समझो, आपस में डिस्कस करो क्लास में, अपने टीचर से पूछो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। एनीवेज नेक्स्ट, the NADH and FADH2 produced during glycolysis and Krebs cycle pass on their energy rich electrons to electron transport chain and ATP are produced, ATPs बन जाएंगे। NADH molecule generated in the Krebs cycle causes the production of 3 ATP। तो ये बात मैं कर चुका हूँ। अच्छा, ये डायग्राम अच्छे से समझ लेना, इसकी आपको लेबलिंग भी आ सकती है। और मैंने आपको एक बात पहले बोली हुई है कि जो आपका है ना प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें 38 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, वो कहाँ पे टेक्स प्लेस होती है? साइटोप्लाज्म में। एंड द NADH ओके प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। उसकी रीजन है ना, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो होती कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ओके, हैविंग टू बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के क्रॉस क्या हो सकते हैं? पास। इट कास्ट 1 ATP molecule per NADH. Each NADH molecule produces 2 ATP in the final balance sheet instead of 3। तो 2 आते हैं instead of 3। ये इसने प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि वहां पे 4 ATP क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ 6 प्रोड्यूस होने चाहिए थे। क्लियर है? इसकी एक प्रॉपर रीजन है। यहाँ पे उसने सिंपल बोल दिया ना कि NADH क्या कहते हैं, जो पास ऑन होता है तो वो एक ATP यूज होता है, दूसरा पास ऑन होगा तो दूसरा ATP यूज होगा। NADH पास ऑन ही नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता ही नहीं है। तो लेकिन अब होता क्या, कैसे किया जाता है, अभी आप लोगों ने मुझे बताना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ईच FADH2 मॉलिक्यूल लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल। ये बात मैं जस्टिफाई कर चुका हूँ। एक FADH2 का मॉलिक्यूल क्या बनाता है? 2 ATP बनाता है। ओके नेक्स्ट, इन दिस वे एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यील्ड्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल। तो आपके कितने बन गए? 36 ATP मॉलिक्यूल बन गए। और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ये MCQ आ सकता है। जो आपका प्रोकैरियोटिक, आपका जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 36 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, और जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें 38 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है? While during the glycolysis of anaerobic oxidation only 2 ATP molecules are generated। सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं एनारोबिक, किसमें? रेस्पिरेशन में। क्लियर? और ये भी आपसे पूछा एनारोबिक में कितने होते हैं? 2 होते हैं। Thus, aerobic respiration is 18 times more efficient than anaerobic। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, अंडरस्टूड है, वो क्या हो गई? ज्यादा एफिशिएंट होगी। क्यों? उसमें तो 36 प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें जस्ट 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एरोबिक क्या है? ज्यादा एफिशिएंट है इन द अमाउंट ऑफ या इन द सेंस ऑफ एनर्जी। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द ये सिलेबस कंप्लीट हो, साथ साथ रेडी करते जाएं। आपको जहाँ पे जो क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको चैप्टर को डिफिकल्ट लगता है ना, क्या हो सकता है एंड वाले में से, या कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो, उसको हम पहले करवा देंगे। थैंक यू सो मच।